भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, विकसित देशों का रुझान, विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकता कोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके से अब लगातार चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं अब भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते अग्रसर होने को चला है। बता दें कि अब भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यह दावा करती है कि जल्द ही तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से इसको देखते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं राकेश जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सिराज जी, जिस तरीके से अभी देश जो है आगे बढ़ता नज़र आ रहा है, अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति की ओर बढ़ती नज़र आ रही है, ऐसे में जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत धन्यवाद सिराज, आपने एक अहम विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। और जो हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, विपक्ष तमाम आरोप लगाता रहा है पीएम मोदी के पिछले 9 साल के नेतृत्व पे और पीएम मोदी के शासनकाल में कि अर्थव्यवस्था लगातार रसातल की ओर जा रही है। दो बड़े फैसले इकोनॉमी के जो प्लेटफॉर्म है, इकोनॉमी स्टेज पर हम पीएम मोदी के देखेंगे। एक डीमोनेटाइजेशन और दूसरा जीएसटी। और डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी दोनों को लागू करने के अपने अपने एक अलग अलग आयाम थे। बीजेपी सरकार ने उसको लागू भी किया और उसके बाद राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी जारी हुआ। कांग्रेस ने भी राजनीतिक वार पलटवार किया और बीजेपी ने भी कांग्रेस के वार का बखूबी पलटवार किया। विपक्षी दलों ने भी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी को एक गंभीर मुद्दा बनाया, इस देश में का एक बड़ा मुद्दा बना के चले जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन को। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि जिस रूप में डीमोनेटाइजेशन बिना प्लानिंग के लागू की गई, इससे मध्य और सूक्ष्म लघु उद्योग पूरी तरीके से बंद हो गए, प्रभावित हो गए और उनका अस्तित्व खत्म हो गया। जिस रूप में जीएसटी को लागू किया गया, उससे व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया। इस तरीके का बयान और इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए। डीमोनेटाइजेशन के एक अपने अलग आयाम थे। जो मुझे समझ में आया डीमोनेटाइजेशन का आयाम कि देखिए सिराज, होता क्या है, जो मेरी आर्थिक नीति की समझ कहती है कि मान लीजिए एक देश ने 5 लाख करोड़ के नोट छाप दिए। अब उस 5 लाख करोड़ के नोट छापने के लिए स्पेशल कागज़ और कलर मंगाए जाते हैं। वह अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं होते, अलग अलग देशों से उपलब्ध कराए जाते हैं। अब देखिए कि आपने वो मंगाने के लिए हर देश के पास अपना रिज़र्व डॉलर होता है और उस डॉलर को देकर आपने नई करेंसी छापने के लिए कागज़ और रंग मंगाए। अब जितने लाख करोड़ की करेंसी आप छापना चाहते हैं, उसके बराबर का डॉलर आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो भारत के अंदर एक जो बचत खाते की जो प्रक्रिया है, जो कि इस देश की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है, जो कि विश्व भर में एक अलग तरह की सामाजिक व्यवस्था है, और अगर वह नहीं होता तो हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ भी नहीं पाते। वह व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, तभी हमारे देश को मंदी उतना छू नहीं पाती। लेकिन उसके अलावे भी सरकार के अपने कुछ नीतिगत मामले होते हैं, फैसले होते हैं। तो सरकार ने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा नकली नोट भी मार्केट में सर्कुलेट हो गए थे। उन नकली नोटों को एकदम से कैसे, क्योंकि पैरेलल जो इकोनॉमी होती है, जो भी नकली नोटों के हेल्प से पैरेलल इकोनॉमी चलाई जाती है, वह कहीं ना कहीं देश की जो ओरिजिनल इकोनॉमी होती है उसको डिस्टर्ब करती है। तो पैरेलल इकोनॉमी को भी बंद करने के लिए ये कदम उठाया गया था। प्लस
जो भी करेंसी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है वह करेंसी भी पूरी बैंकों के पास आ जाए। विपक्ष जो आरोप लगाता था कि 99% करेंसी वापस आ गई, तो ये जीएसटी, वो जो, माफ़ कीजिएगा दर्शकों, डीमोनेटाइजेशन किया भी इस वजह से था कि पूरा पैसा बैंकों के पास वापस लौट कर आ जाए, जिससे कि जो पैरेलल इकोनॉमी एक रन करने की बात थी वो पैरेलल इकोनॉमी बंद हो जाए। तो मेरे को जो महत्व समझ में आता, और जीएसटी तो कांग्रेस भी चाहती थी कि जीएसटी लागू हो, कांग्रेस ने भी इसके लिए कई बार बैठकें की थी। हालांकि उस समय वह राजनीतिक कौशल शायद उपलब्ध नहीं होगा, जिसकी वजह से जीएसटी लागू करने में कांग्रेस अपने कार्यकाल में नाकाम रही। लेकिन वही राजनीतिक कौशल पीएम मोदी के पास था, क्योंकि विरोधी उस समय भी थे और इस समय भी थे, लेकिन पीएम मोदी ने देश हित में जीएसटी को लागू करवाया। वह राजनीतिक कौशल का ही कमाल था। जिस रूप पीएम मोदी ने अभी हाल में भी बयान में कहा था कि जब मेरा तीसरा कार्यकाल शुरू होगा इस देश में, तो हमारे देश की इकोनॉमी वर्ल्ड की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी, यानी आप वर्ल्ड के तीसरे बड़े सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएंगे। तो इसी मसले पर अब हमारे देश के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनका बयान आया है। अभी वह अपने ब्रिटेन के दौरे पर है। इसी दौरे के क्रम में उन्होंने ऋषि सुनक, जो देश के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है और भारतीय मूल के निवासी हैं और हिंदू हैं, उनके साथ मुलाकात की। तो ऋषि सुनक से एक लंबी चर्चा हुई। उसके बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से ये सवाल पूछा गया कि आप जो देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था है उस का क्या कारण है, कि आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा संभव, क्योंकि हम पिछले 10 साल में ही देख रहे हैं। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश की तेज़ी से बढ़ती विशाल अर्थव्यवस्था के पीछे जो वजह बताई है कि भारत के भीतर जो नेतृत्व है वह ऐसा है कि जो अर्थव्यवस्था को बहुत सहजता और बहुत गंभीरता से ले रहा है, अर्थव्यवस्था के हर मुद्दे को और अर्थव्यवस्था के हर मोर्चे को। इसके पीछे विज़न है, पीछे गुड गवर्नेंस है। और विदेश मंत्री जो अभी 5 दिन के ब्रिटेन के दौरे पर हैं, तो वहाँ पर इन्होंने इस बात का जो पूरा श्रेय है वह कहीं ना कहीं पीएम मोदी को दिया है। और इसमें एक बहुत जो बड़ी चीज़ मेरे को जो समझ में आती है, भारत की बदलती छवि भी है। एक समय मुझे याद है इस देश के ही पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत को एक समय में सांपों वाला देश कहा जाता था, भारत को एक समय में ऋषि मुनियों का, यानी कि ऐसे लोगों का, अंधविश्वास करने वाले लोगों का देश कहा जाता था। लेकिन भारत ने पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से अध्यात्म और विज्ञान का कौशल दिखाया है, उससे सभी विश्व के सभी बड़े देश अचंभित है। अध्यात्म और विज्ञान जब दोनों का ही मिश्रण होता है, अध्यात्म में कोई भी धर्म हो, भारत बहुल धर्म का देश है, तो अध्यात्म और जब विज्ञान का मिश्रण होता है तो कोई भी देश विकसित होने से पीछे नहीं हट सकता। कारण मैं आपको बता दूं, अध्यात्म आपको अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान से जोड़े रखता है, और उसके साथ विज्ञान आपको उस पहचान के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है। तो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अध्यात्म और विज्ञान का आपसी समन्वय होना बहुत अधिक आवश्यक है, जिसको प्रधानमंत्री ने विश्व भर में स्थापित किया। विश्व के सभी देश या बड़े बिजनेसमैन या बड़े बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस अब भारत की तरफ देख रहे हैं। एप्पल देखिए, एप्पल आया, एप्पल ने अपने स्टोर्स खोले, मैन्युफैक्चर शुरू करने जा रहा है। तो तमाम जो देश है अब भारत की तरफ वो सांपों वाला देश के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, अब भारत की तरफ संभावनाओं वाले देश, देखिए सांप से संभावनाओं वाला देश बना है भारत। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि निवेश बढ़ा है। इस राजनीतिक स्थिरता के कारण विदेशी जो मार्केट प्लेयर्स हैं उनका विश्वास बढ़ा है, तो जिसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं, जैसे एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं वो भारत में निवेश करना चाह रही है। ऐसे में जो है भारत लगातार विकास की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा
कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसके कारण जो है आपको क्या लगते हैं? बहुत ही छोटे शब्दों में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, भारत, मैंने आपको जैसे बताया कि भारत जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसमें एक तो नेतृत्व का बड़ा अहम हिस्सा है राजनीतिक स्थिरता, दूसरी सबसे बड़ी माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ी बात है तो ये जो राजनीतिक स्थिरता के बाद जो सुरक्षा का माहौल है और काम करने की आसानी, सुविधाओं को जल्द से जल्द मुहैया कराने के पीछे की सरकारी तंत्रों की तत्परता जो पीएम मोदी के आने के बाद से होना शुरू हुआ, तो ये बड़े कारक है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, क्योंकि इन कारकों की वजह से देश में निवेश बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में जो है बड़ी कंपनियां जो है कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में निवास करना चाह रही है और निवेश करना चाह रही है, और लगातार जो है अब भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जा रही है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें आप नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।